नमस्कार दोस्तों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। कंपटीशन एग्ज़ाम की दोस्तों अगर तैयारी कर रहे हो तो जुड़ जाइए हमारे साथ। हर दिन की तरह आज भी मैं शाम 6:30 बजे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। उम्मीद है कि वीडियो हमेशा की तरह आज भी आपको पसंद आएगा। कंपटीशन एग्ज़ाम का दोस्तों ये पेपर है, आपको सॉल्यूशन करवा रहे हैं, साथ में प्रतियोगी परीक्षाओं की आपकी भी तैयारी हो जाएगी। काफ़ी अच्छे इसमें क्वेश्चन है। हिमाचल प्रदेश एसएससी का ये पेपर है दोस्तों, और अभी रिसेंटली 9 अक्टूबर 2022 को ये पेपर हुआ है। पोस्ट का नाम है इलेक्ट्रिशियन इलेक्ट्रिकल। पोस्ट का नाम है इलेक्ट्रिशियन इलेक्ट्रिकल। 9 अक्टूबर 2022 को पेपर हुआ है। हिमाचल प्रदेश एसएससी का है। हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में क्वेश्चन है, सो सभी बच्चों के अच्छे से समझ में आएगा। आज हिंदी और इंग्लिश दोनों की मांग पूरी हो रही है। एक मांग मेरी भी पूरी कर दीजिए। इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर कर दीजिए और अपने दोस्तों को इसे फॉरवर्ड कर दीजिए। प्लीज़ शेयर वाला बटन भी दबाइए। आप लाइक बहुत अच्छा कर रहे हैं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन इतनी ही उम्मीद मैं आपसे शेयर की भी कर रहा हूँ, तो शेयर कर दीजिए। आइए आज के क्वेश्चनों से शुरू करते हैं। और नंबर 1 सवाल आपके सामने है। सबसे अच्छा क्वेश्चन है। देखो, हो सकता है कि इस तरह का क्वेश्चन आपने पहले कभी पढ़ा नहीं होगा, लेकिन जिस बच्चे का कंसेप्ट क्लियर है वो उत्तर बहुत अच्छे से दे सकता है। सवाल देखो क्या कह रहे हैं। एक सामग्री की प्रतिरोधकता हमेशा घटेगी यदि तापमान घटेगा, तापमान बढ़ेगा, उपलब्ध मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी, या इनमें से कोई नहीं। आप उत्तर कीजिए, तब तक मैं आपको इनके कुछ पॉइंट्स बताता हूँ। देखिए दोस्तों, इन्होंने यहाँ पर केवल इतना लिखा है मटेरियल। इन्होंने ये नहीं बताया कि मटेरियल है कौन सा। माय डियर, अगर तापमान घटने से प्रतिरोध घटे तो इसे हम पीटीसी बोलते हैं, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। तापमान बढ़ने से बढ़े और तापमान घटने से घटे। और दोस्तों ऐसा मेटल्स और कंडक्टर में होता है, धातुओं में होता है, चालकों में होता है। दूसरा कह रहा है कि तापमान अगर बढ़े, तापमान बढ़ने से प्रतिरोध घट रहा है, इसका मतलब इसे हम एनटीसी बोलते हैं, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। माय डियर, ये होता है अपना सेमीकंडक्टर्स के साथ, इंसुलेटर्स के साथ, इलेक्ट्रोलाइट के साथ। इसका मतलब यहाँ इन्होंने ये तो हमें बताया ही नहीं कि ये मटेरियल है कौन सा, तो ना तो ए ऑप्शन हो सकता और ना ही बी। सी उत्तर देखो। आप सब ने एक डेफिनेशन बहुत अच्छे से पढ़ रखी है कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों की बहुलता वाला पदार्थ चालक कहलाता है। यानी ऐसा मटेरियल जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक हो। इसका मतलब है कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती जाएगी उसकी चालकता बढ़ती जाएगी। और चालकता बढ़ने का मतलब क्या है? प्रतिरोध घटना। सी उत्तर आप सभी का बिल्कुल यहाँ सही है। और देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है ये। हो सकता है आप में से कई बच्चों ने पहले पढ़ रखा होगा, लेकिन लैंग्वेज अच्छी है, नए बच्चे जो हैं उनके लिए भी ठीक है। सवाल नंबर 2 देखिए, थर्मिस्टर क्या है? ये मैंने बहुत बार करवाया, ये गलत नहीं होना चाहिए आपका। कीजिए फटाफट से उत्तर। तब तक मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, हमारा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड कीजिए। ऐप में हम हर मंडे फ्री में प्रैक्टिस टेस्ट आपको उपलब्ध करवाते हैं, आप उसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। पिछले टेस्ट में एक टेक्निकल ग्लिच चल रहा था कि अटेंड से पहले ही वो आपका टेस्ट अटेंडेड दिखा रहा था, तो वो अब प्रॉब्लम सोल्व हो चुकी है और अब आपको टेस्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ऐप डाउनलोड ज़रूर करना, और वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप ये हमारी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं वेबसाइट पर जाकर। सवाल देखो क्या कह रहे हैं। थर्मिस्टर क्या होता है? माय डियर, थर्मिस्टर का पूरा नाम ही हमने तो ऐसे याद करवा रखा है आपको, एनटीसी थर्मिस्टर। 4 विशेष प्रकार के प्रतिरोधक होते हैं जो पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट वाले होते हैं, इनको सेंसिस्टर बोलते हैं। प्रतिरोधकों का एक विशेष प्रकार है। पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट पीटीसी को सेंसिस्टर कहा जाता है, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट को थर्मिस्टर कहा जाता है। अच्छा, कुछ याद है आपको? जीरो तापमान गुणांक वाला कोई एक मेटल, कोई सामग्री का नाम आप कमेंट कर सकते हैं। हाँ, ऐसा एक एग्जाम्पल बताइए जिसका प्रतिरोध ताप गुणांक 0 हो। तब तक मैं आपको डी उत्तर बताता हूँ।
वेरिएबल टेम्परेचर कोफिशिएंट ये किसी का भी नहीं है। हालांकि चर प्रतिरोधक का शब्द जब आपसे पूछे तो वो वेरिस्टर कहलाता है, ध्यान रखना, और इसे हम शॉर्ट में वीडीआर बोलते हैं। हाँ, 0 तापमान में आएगा आपका कॉन्स्टेंटन, यूरेका, मैग्नीन। ठीक है, तीनों ही अच्छे क्वेश्चन है, याद रखना है ना। देखो सवाल नंबर 3 ये ठीक ठाक है, अच्छा क्वेश्चन है, उत्तर सही होना चाहिए आपका। ऐसी सामग्री जिसमें अधिक मात्रा में मुक्त इलेक्ट्रॉन हो और प्रतिरोधकता कम हो उसे क्या कहेंगे। वैसे हिमाचल प्रदेश एसएससी का पेपर ठीक आता है, जिन बच्चों की थोड़ी सी तैयारी हो ना तो वो आराम से इस पेपर को कर सकता है अच्छे से। हालांकि क्वेश्चन डाउट वाले रहते हैं, मैं आपको आगे एक क्वेश्चन बताऊंगा जिसके 2 ऑप्शन ऐसे हैं, बच्चा बिना सोचे समझे करे तो गलत भी करके आएगा। चलिए देखो, इसका तो उत्तर डी आना है। कम प्रतिरोधकता है और मुक्त इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो उसे तो चालक ही कहेंगे। अर्धचालकों में मध्यम आकृति होती है और इंसुलेटर में मुक्त इलेक्ट्रॉन कम, प्रतिरोधकता अधिक होती है। इसी का उल्टा उत्तर हो सकता था ना। हाँ, सिंपल क्वेश्चन है तो इस पर शायद ज़्यादा आप उसके समय लेने की ज़रूरत नहीं होगी। चौथा सवाल देखिए, ये तो कल वाले क्वेश्चन पेपर में भी था, है ना, लगभग रिपीट भी हो गए थे क्वेश्चन। डबल स्क्रोल केज इंडक्शन मोटर जो होती है उसमें क्या होता है, और ये तो खैर अपन ने कई बार पढ़ा है, पहले भी बहुत आराम से पढ़ा है, तो सबका उत्तर सही जाना चाहिए। रोटर पर 2 समांतर वाइंडिंग होती है, एक को बोलते हैं इनर केज, एक को बोलते हैं आउटर केज। और मैं तो चाहूँगा कि आप इसे पूरा पढ़ें, कौन सी हाई रेजिस्टेंस और लो रिएक्टेंस की है, कौन सी लो रेजिस्टेंस हाई रिएक्टेंस की है, ब्रास की कौन सी है, कॉपर की कौन सी है, रनिंग में टॉर्क ज़्यादा किस में होता है, स्टार्टिंग में टॉर्क ज़्यादा किस में होता है। ये देखिए वो 5th क्वेश्चन जिसकी मैं बात कर रहा था। क्या क्वेश्चन है ये, अगर बिना सोचे समझे करोगे तो ए और बी में बड़ा कन्फ्यूजन रहेगा। चलो मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, आपने पहले पढ़ लिया तो उत्तर करो। 3 फेज इंडक्शन मोटर में क्या होता है। स्लिप रिंग के द्वारा रोटर चालकों के सिरों को लघुपतित कर दिया जाता है, या एंड रिंग के द्वारा रोटर चालकों को लघुपतित किया जाता है। ए और बी ऑप्शन को ध्यान से पढ़ो। ए ऑप्शन कह रहा है कि रोटर कंडक्टर एंड्स आर शॉर्ट सर्किटेड थ्रू स्लिप रिंग्स। माय डियर, स्लिप रिंग के थ्रू शॉर्ट नहीं करते हैं हम, रोटर कंडक्टर को एंड रिंग के थ्रू शॉर्ट करते हैं। ये एंड रिंग आपका ब्रास का हो सकता है, खुद एल्यूमिनियम का ही एंड रिंग हो सकता है। ठीक है ना, कंस्ट्रक्शन तो पता ही है सबको, नहीं है तो मैं आपको एक बार और बता दूं। ऐसे मान लो एल्यूमिनियम के चालक है, सिंगल केज एल्यूमिनियम चालकों को ले लेते हैं, इस तरह से होगा, है ना। तो इन चारों को ऐसे यहाँ शॉर्ट कर देंगे और इन चारों को यहाँ शॉर्ट कर देंगे, दोनों साइड से ऐसे शॉर्ट कर देते हैं। ठीक है ना, बी उत्तर सही होना चाहिए यहाँ आपका। चलिए सवाल नंबर 6 आपके सामने है। चलिए 6, 7वां दोनों ही बता दीजिए, है ना। 2 क्वेश्चन एक साथ दिखा देता हूँ, थोड़ा सा स्क्रीन छोटा करें क्या, ये लो। 6th और 7th क्वेश्चन देखो क्या कह रहे हैं। एससीआर के सिरों के नाम। एससीआर में 3 सिरे होते हैं, याद होगा सबको। चलो जिन्होंने कमेंट्स कर दिया तो वो ये भी बता देना पीएन जंक्शन कितने होते हैं। चलो ये भी बता देना कि एससीआर में सेमीकंडक्टर परतें कितनी होती है। 3 ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, नहीं चौथा और सॉरी। किस प्रकार की युक्ति है, धारा चालित है या वोल्टेज चालित है, एक दिशीय युक्ति है कि द्विदिशीय युक्ति है, सेमी कंट्रोल्ड है कि फुली कंट्रोल्ड है। खैर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं एससीआर के बारे में, तो चलिए मैं बताता हूँ एक एक करके सुनो। सबसे पहले 3 सिरे होते हैं जिनका नाम एनोड, कैथोड, गेट। माय डियर, जब भी एनोड और कैथोड नाम आ जाए ना तो ध्यान रखना हमेशा यूनिडायरेक्शनल डिवाइस होती है फिर। ठीक है, एक दिशीय युक्ति कहेंगे इसे, धारा का संचालन केवल एक दिशा में होगा। और जिस डिवाइस में गेट नाम का सिरा और आ जाए ना तो फिर ध्यान रखना वो हमेशा सेमी कंट्रोल्ड होगी, यानी अर्ध नियंत्रित युक्ति होगी। क्योंकि जब तक आप गेट को ओपन नहीं करेंगे तब तक एनोड और कैथोड के बीच कितना ही फॉरवर्ड पोटेंशियल आप दे दीजिए, धारा का संचालन एनोड से कैथोड की ओर नहीं होगा। तीसरा आता है, ये धारा चालित युक्ति है एससीआर, ध्यान रखना करंट कंट्रोल डिवाइस है।
ठीक है। और चौथा आता है बाईपोलर डिवाइस है, ठीक है, क्योंकि होल और मुक्त इलेक्ट्रॉन दोनों के कारण धारा का चालन होता है। याद रह जाएगा ना सबको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देखो मैंने तो 6 से 7 क्वेश्चन करवाए हैं यार। अगर पसंद आता है क्वेश्चन एक्सप्लेन करने का तरीका तो प्लीज़ लाइक करें, प्लीज़ शेयर करें। एक टेलीग्राम ग्रुप जिसमें आप जुड़े हुए हो प्लीज़ इस वीडियो को डाल दीजिए, व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा लीजिए, कोई व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर दीजिए। अगर आपके शेयर करने से एक बच्चा भी हमारे साथ जुड़ता है तो माय डियर हम दिसंबर तक 1.5 लाख सब्सक्राइबर क्रॉस कर सकते हैं। चलिए 7वां सवाल, रिक्वेस्ट है, खैर शेयर करना ना करना आपकी मर्ज़ी है, इतना भी कोई प्रेशर नहीं है, आराम से करना। देखो सवाल 7वां, ट्रांसफार्मर की प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच रेजिस्टेंस कितना होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये बताइए कि प्राइमरी और सेकेंडरी ट्रांसफार्मर के जुड़े कैसे होते हैं, उनके बीच में कपलिंग कैसी होती है। जिन बच्चों को कपलिंग पता होगा ना वही इस क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कपलिंग बोलते हैं ना, विद्युत चुंबकीय प्रेरण से। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोल देना, चलो EMI याद रख लो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन रूप से जुड़ा होता है, कोई डायरेक्ट वैद्युतीय कनेक्शन तो नहीं होता है ना। अगर इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं है तो उनके बीच में रेजिस्टेंस कोई फिक्स वैल्यू का संभव ही नहीं है। कोई यांत्रिक कपलिंग होती है क्या? नहीं। प्राइमरी सेकेंडरी के बीच में मैकेनिकल कपलिंग का तो कोई ऑप्शन ही नहीं आता। और फिर बचा ही क्या अपने पास? अनंत रेजिस्टेंस होता है, क्योंकि प्राइमरी और सेकेंडरी इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड होते हैं। विद्युतीय रूप से एक तरह से दोनों के बीच में ओपन सर्किट का संबंध होता है। चलिए दोस्तों सवाल नंबर 8वां, ये अच्छा क्वेश्चन है और जिन बच्चे की अच्छी तैयारी है वो इसका उत्तर कर पाएंगे। क्या करें? शॉर्ट सर्किट टेस्ट के दौरान आयरन लॉस को नगण्य क्यों मानते हैं। दोस्तों मैंने कल क्वेश्चन करवाया था, उसमें यह था कि रोटर ब्लॉक टेस्ट के दौरान कौन सी हानियां नगण्य मानते हैं। इंडक्शन मोटर में पूछा था, आज ट्रांसफार्मर का पूछ रहे हैं, बताओ फटाफट से। क्यों मानते हो? हाँ देखिए माय डियर, आयरन लॉस के बारे में एक बात कही जाती है कि ये वोल्टेज की पीक वैल्यू से बड़ा प्रभावित होता है। NCL का पेपर हुआ था 2020 में, उन्होंने एक क्वेश्चन दिया कि अगर एक ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग को पीक वैल्यू दे दें तो क्या होगा। उन्होंने उत्तर दिया कि लो हानियाँ कम हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया पीक फैक्टर का मान आयरन लॉस ज्ञात करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर वोल्टेज की वैल्यू कम होगी तो कहते हैं कि आयरन लॉस बहुत कम हो जाएगा। और हम सब जानते हैं कि शॉर्ट सर्किट के दौरान ट्रांसफार्मर को हम लगभग 5 के 10% वोल्टेज ही देते हैं। इसका मतलब हानियाँ भी तो 5% के आसपास ही हुई ना, 100% तो है ही नहीं। तो 5% को नगण्य मान लेते हैं। इट मीन सी उत्तर एकदम सही रहेगा। द वोल्टेज अप्लाइड ऑन प्राइमरी साइड इज लो। आयरन लॉस को वोल्टेज के साथ समानुपाती संबंध में आप देख सकते हैं, यानी वोल्टेज कम तो आयरन लॉस कम। सवाल 9वां और 10वां आपके सामने और दोनों इजी क्वेश्चन है। मुझे नहीं लगता कि आप इस पर ज़्यादा समय लेंगे। क्या बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉनों को क्या बोलते हैं? 2 तरह के इलेक्ट्रॉन होते हैं दोस्तों, एक होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, एक होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। बाहरी कक्षा में उपस्थित वो इलेक्ट्रॉन जो सहसंयोजी बंध स्थापित करने के काम आते हैं उन्हें संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। धारा चालन के लिए उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स को मुक्त इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। 2 परिभाषा याद रखना है ना। सही है, बी उत्तर है आपका। अंतिम कक्षा में संयोजी इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं। अब परिभाषा याद होगी ना। अगर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 है तो उसे अर्धचालक कहेंगे, 4 से कम है तो उसे चालक कहेंगे, 4 से अधिक है तो उसे अचालक कहेंगे। 4 परिभाषा यहाँ से भी याद रखना है ना। 10वां सवाल देखो, वेरी हाई रेजिस्टेंस आपको मेज़र करना है। चलिए मैं साथ में वेरी लो का और पूछ लेता हूँ। 2 उत्तर देना भैया। बहुत कम मान का प्रतिरोध जब नापना हो तब कौन सा उत्तर करते, सेम क्वेश्चन में। ठीक है बताइए फटाफट, पहले तो इस क्वेश्चन का आंसर दो 10वें का ही।
मैं बताता हूँ, सुनिए। बहुत उच्च प्रतिरोध नापना हो तो मेगर काम में लेंगे, बहुत निम्न प्रतिरोध नापना हो तो केल्विन की डबल ब्रिज विधि काम में लेंगे। व्हीटस्टोन ब्रिज मध्यम प्रतिरोध नापने के लिए आता है, कई जगह निम्न और मध्यम दोनों उत्तर दे देता है। व्हीटस्टोन ब्रिज हाई रेजिस्टेंस के काम नहीं आएगा, ये ध्यान रखें। और लो रेजिस्टेंस में अगर केल्विन ब्रिज ऑप्शन है तो फिर उसको प्राथमिकता देंगे। यानी यहाँ पर निम्न, मध्यम और उच्च प्रतिरोध नापने की 3 विधियाँ आपके सामने है, तीनों रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग। मेगर के बारे में ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है। रोधन प्रतिरोध नापता है, डीसी सप्लाई होती है, 160 आरपीएम स्पीड होती है, 500 वोल्ट के आसपास डीसी होती है ना। वो सारे डेटा इसके याद रखना। मेगर से क्वेश्चन पेपरों में ज़रूर आता है। सवाल अगला 11वां सवाल देखिए। ये मैंने अभी बेसिक इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में भी आपको करवाया था, अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो। एसी सप्लाई से जांच कर रहे हैं, नियॉन टेस्टर है, उसका इंडिकेटर कैसा इंडिकेट देगा? माय डियर, अगर, क्योंकि मैं उत्तर ही दे देता हूँ आपको सीधा, इसमें ज़्यादा समय देने की ज़रूरत नहीं है। एसी सप्लाई से अगर, चलो करो, कोई बात नहीं, आंसर करो। नियॉन इंडिकेटर से आप एसी सप्लाई की जांच करेंगे तो क्या होगा? दोनों इलेक्ट्रोड बहुत शानदार तरीके से ग्लो करेंगे। केवल एक इलेक्ट्रोड अगर चमकता है ना, सॉरी सी उत्तर नहीं, दोनों पे, सी में तो स्पार्किंग लिखा हुआ है, ए आएगा, है ना। हिंदी और इंग्लिश देखो ऐसे भी कंफ्यूज कर देता है ना, मैंने सिर्फ इतना ही देखा, दोनों इलेक्ट्रोड, ए आएगा, दोनों इलेक्ट्रोड चमकेंगे, ग्लो करेंगे दोनों। और बी उत्तर आएगा, डीसी सप्लाई अगर है तो। ठीक बात है। ए और बी दोनों याद रखना है ना। 12वां सवाल देखो, जल्दी से उत्तर करो फटाफट। ये सिंपल क्वेश्चन है और पहले भी कई बार आया है पेपरों में, हमने इसको किया है कई बार। आप जो बच्चे रेगुलर मेरे साथ जुड़े हुए हैं, इस तरह के क्वेश्चन मैंने उनको करवाया है। आई होप आप हमारे साथ जुड़े होंगे पहले से। कोई बात नहीं, जागो तभी सवेरा, आज जुड़े हैं तो भी कोई बात नहीं, हम आपको और अच्छे से करवाएंगे। एक केबल की इंसुलेटिंग मटेरियल में क्या क्या गुण होना चाहिए? लो कॉस्ट का हो, हमें सस्ता मिले, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ हाई हो। अच्छा फटाफट है ना, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की इकाई कमेंट कर देना भाई, है ना। हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ, यांत्रिक सामर्थ्य भी मजबूत होना चाहिए, है ना। डी उत्तर आएगा, ऑल अबव। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की यूनिट होती है वोल्ट प्रति मीटर, ठीक है, बट कन्फ्यूज मत हो, किलो वोल्ट प्रति एमएम में हम इसको लेते हैं। बात एक ही है, क्योंकि वोल्टेज जनरली होता नहीं है, हम किलो वोल्ट को ही लेते हैं, वेरी हाई वोल्टेज, और थिकनेस को एमएम में रखते हैं। वैसे दोनों ऑप्शन याद रखा करो, है ना, वोल्ट प्रति मीटर, किलो वोल्ट प्रति एमएम। सवाल देखो 13वां। एक इंडक्शन मोटर सिंक्रोनस स्पीड पे कब चल सकती है ना। देखो सिंक्रोनस गति पर चलाने का इसका एक तरीका होता है, और वैसे ये केवल स्लिप-रिंग मोटर में ही काम में लेते हैं, ध्यान रखना है ना। जो आंसर मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो केवल स्लिप-रिंग मोटर में काम में लेते हैं। डी उत्तर आएगा, रोटर ईएमएफ इंजेक्शन मेथड। हो सके तो इसके बारे में थोड़ा डीपली पढ़ना, गति नियंत्रण की विधियों वाले टॉपिक में मैं ये करवाता हूँ, शायद आपने कभी देखा होगा, ठीक है। डी उत्तर के साथ जाना होगा, सही उत्तर है। सवाल 14वां और 15वां आपके सामने है, और 14वें सवाल में ज़्यादा समय नहीं लेंगे। एम्पियर सेकंड किसकी इकाई है? देखो Q बराबर IT होता है, तो एम्पियर सेकंड चार्ज की इकाई है ना। चार्ज की दूसरी इकाई कमेंट करना भैया। एम्पियर सेकंड के अलावा कौन सी यूनिट होती है चार्ज की? बाकी देखो शक्ति, ऊर्जा, चालकता, इनकी इकाइयाँ आपको याद है, शायद मेरे बोलने से यहाँ कोई ज़्यादा मतलब नहीं है। चालकता महो में होती है, या व्युत्पन्न ओम या साइमन। शक्ति वाट में, अश्वशक्ति में, या फिर जूल प्रति सेकंड में। ऊर्जा वाट सेकंड में या जूल में। आवेश की दूसरी इकाई कूलाम होती है ना। शाबाश, बहुत अच्छे उत्तर आया। 15वां 16वां देखो फटाफट से। सवाल नंबर 15वां कह रहा है कि कौन सी वायरिंग सतह पर भी हो सकती है और कंसील्ड भी होती है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्लीट वायरिंग हमेशा दीवार पर होती है, बेटन वायरिंग दीवार के ऊपर, केसिंग केपिंग दीवार के ऊपर, तो पाइप वायरिंग ही बची ना एक कंड्यूट वाली, सतह के ऊपर भी होती है, नीचे भी होती है, दोनों साइड है। चलिए ठीक है। सॉकेट आउटलेट की मिनिमम हाइट कितनी होनी चाहिए? बाथरूम में जब लगा हो तो कितना होना चाहिए? 150 सेंटीमीटर, है ना। 150 सेंटीमीटर की रिंग कम से कम 1.5 मीटर हाइट पर होना ही चाहिए। वैसे कंट्रोल स्विच बोर्ड की ऊंचाई के लिए कई जगह 1.2 मीटर और कई जगह
5 मीटर ऑप्शन आता है। अब यहाँ आप देख रहे हैं क्लियरली 120 सेंटीमीटर का ऑप्शन है नहीं, तो आई थिंक 150 सेंटीमीटर ऑप्शन के साथ ही जाएंगे। सवाल 17वां देखिए दोस्तों और कर दीजिए फटाफट उत्तर। क्या कह रहे हैं, कौन सी वायरिंग की योजना और कार्यान्वयन केवल भवन निर्माण के दौरान ही कर सकते हैं? प्लान एंड एजुकेटेड। कब प्लान करेंगे और उस प्लान को एग्जीक्यूट भी करना है, कब करेंगे माय डियर? ये तब करेंगे जब हमें गुप्त वायरिंग, कंसील्ड वायरिंग करनी हो। अंडरग्राउंड पीवीसी केसिंग गैपिंग करनी है तो ये आपका बिल्डिंग बनने के बाद संभव नहीं हो सकता है ना। चलिए 18वां सवाल सब बच्चे को आता है, किसी का गलत नहीं होना चाहिए। खाद्य मिक्सर में कौन सी मोटर होती है? जानते होंगे सभी, यूनिवर्सल मोटर आएगा। क्या विशेषता है इस मोटर की? एसी डीसी दोनों सप्लाई पर ऑपरेट हो सकती है। 2 वाइंडिंग होती है, एक को आर्मेचर वाइंडिंग बोलते हैं, एक को फील्ड वाइंडिंग बोलते हैं। दोनों वाइंडिंग सीरीज में जुड़ी होती है। या तो आर्मेचर के सिरे बदल दो या फील्ड के सिरे बदल दो, मोटर की डायरेक्शन ऑफ रोटेशन बदल जाएगी। एकमात्र इंडक्शन मोटर जिसकी गति 3000 आरपीएम से अधिक हो सकती है। सामान्यतः 3000 से 18000, 3000 से 14000, 3000 से 12000 आरपीएम इसकी गति होती है। कई जगह ऐसा ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। गति भार के व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी नो लोड पर अगर चलाएंगे तो गति इसकी अनंत या वेरी हाई हो सकती है। गति नियंत्रण की 3 विधियां हैं, नाम बताना फटाफट से, है ना। 19वां सवाल देखो, क्या कह रहे हैं, सिंगल फेज पंप मोटर धीमी गति से चल रहा है, स्पीड नहीं पकड़ रहा ना, डिफेक्टिव कैपेसिटर आएगा। कैपेसिटर में फॉल्ट है तो धीमा चलेगा। कैसे मैं बताऊं, देखो अगर स्टार्टिंग वाइंडिंग ओपन हो गई चलेगा ही नहीं। स्टार्टिंग वाइंडिंग या रनिंग वाइंडिंग में शॉर्ट हो गया तो भी नहीं चलेगा, फ्यूज उड़ा देगी तुरंत मोटर। अगर स्टार्टिंग वाइंडिंग ओपन है तब तो देखो फेज अंतर पैदा नहीं हुआ तो वैसे ही स्टार्ट नहीं होनी चाहिए। वो तो कह रहे हैं कि मोटर चल रही है लेकिन धीमी गति से चल रही है, मतलब कैपेसिटर जो है वो चेंज कर दो। कुछ नहीं मांग रहा, इतना सही कह रहा है, कैपेसिटर रिप्लेस कर दो, है ना। आगे देखो भाई, ये 20वां क्वेश्चन थोड़ा सा इन्होंने डाउटफुल दे दिया, 2 उत्तर सही है इसके। क्रॉस कट चीजल का क्या उपयोग है? कि वे बनाने के काम आती है। वैसे कटिंग कर्व ग्रूव भी दिया हुआ है, यानी वक्राकार खांचे अगर आपको काटने हैं तब भी ये उत्तर दिया हुआ है। लेकिन अभी ए ऑप्शन के साथ ही जाएंगे, ऑफिशियल आंसर की आएगी तो आप मिलान करवा लेना, डिपार्टमेंट ने क्या सही माना है अपने हिसाब से ए उत्तर एक बार कर दो, सही रहेगा। 21वां सवाल देखो, ये भी ठीक है, इसमें 2 उत्तर है वैसे तो। ये कह रहा है कि वर्तमान जो अर्थ लगा हुआ है उसमें अर्थ का रेजिस्टेंस कम करना है, आप क्या करोगे? 2 उत्तर होते हैं वैसे तो। इलेक्ट्रोडों की लंबाई बढ़ा दो तो वो ज़्यादा गहराई में जाएंगे, ज़्यादा गहराई में जाएंगे तो नमी होगी। लेकिन यहाँ आप ऑप्शन देखो, बी कह रहा है कीपिंग वेट कंडीशन इन अर्थ पिट ऑलवेज। अर्थिंग वाले उस गड्ढे को हमेशा नमी से बनाए रखना, यानी समय समय पर पानी डालते रहो। अभी तो सी ऑप्शन के साथ ही जाएंगे हम। वैसे अगर सी ऑप्शन ना दिया हुआ हो तो कभी ए उत्तर कर देना, वो भी सही मान लिया जाएगा। बहुत सारे बच्चे यहाँ सोच रहे होंगे कि लंबाई बढ़ने से तो प्रतिरोध बढ़ता है, घटेगा कैसे? नहीं, यहाँ ये माना जाता है कि अगर लेंथ बढ़ेगी तो वो मोर डीप, अर्थ पिट में ज़्यादा गहरा होगा। ठीक है। सवाल 22वां कह रहा है कि घरेलू वायरिंग परिपथ में बल्ब धीमा चल रहा है, मोटर धीमी चल रही है, क्या कारण हो सकता है? देखो माय डियर, ऑप्शन पढ़वाता हूँ तभी उत्तर समझ में आएगा। वो कह रहा है न्यूट्रल ओपन। देखो अगर न्यूट्रल नहीं मिलेगा तो लैंप जलेगा क्या? अकेले फेज पे तो संभव नहीं है। चालकों के बीच शॉर्ट सर्किट तो फ्यूज ही उड़ा देगा, शॉर्ट सर्किट होगा तो फ्यूज उड़ा देगा। अर्थ में ओपन तो चलो विद्युत झटका लगेगा, लीकेज जब भी होगा तब। बचा क्या आपके पास? सीरीज में जो आपने रेजिस्टेंस लगाया हुआ था उसमें एरर है। एरर क्या आया कि उसका मान जो है वो हाई हो गया, उच्च मान है। ठीक है, उसका मान ज़्यादा है, वोल्टेज ड्रॉप उसने ज़्यादा कर दिया तो घर में सप्लाई जो मिल रही है वो कम मिल रही है ना। अगला सवाल, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, 23वां। कई बार मैंने पढ़ा है, वैसे अभी रिसेंटली बेसिक इलेक्ट्रिसिटी में मैंने आपको करवाया है। आई होप आपने क्लासेज अटेंड कर ली होगी।
ऐप की क्लासेज की बात कर रहा हूँ, सॉरी फॉर दैट। सॉलिड चालकों की तुलना में स्ट्रैंडेड चालकों का सबसे बड़ा लाभ होता है मोर फ्लेक्सिबिलिटी। स्ट्रैंडेड को अपन अपनी भाषा में बोलते हैं ट्विस्टेड चालक, शुद्ध हिंदी में बोलते हैं ऐंठे हुए या गुंथे हुए, ठीक है। और इनमें लचीलापन बाकी सबसे ज़्यादा होता है। मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी ठीक होती है। दोनों उत्तर कर देना अगर कभी ऑप्शन आए तो। मोर फ्लेक्सिबल, मोर मैकेनिकल स्ट्रेंथ, यांत्रिक सुदृढ़ भी बहुत अच्छे हो जाते हैं। अगला सवाल देखो भाई, क्रिम्पिंग करने का लाभ क्या है। क्रिम्पिंग क्या होता है पहले तो आपको मैं बता दूं, केबिल में जब अपन लग लगाते हैं ना, आगे साइड में लगते हैं, केबिल में कनेक्शन के लिए काम आते हैं, ये लग बोलते हैं इनको। क्रिम्पिंग टूल से क्रिम्प कर देते हैं यानी दबा देते हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि ये कनेक्शन कभी लूज नहीं होते हैं। दो तारों को आप जोड़ने की बजाय एल्यूमिनियम की स्लीव डालकर उनको कंप्रेस कर दो, क्रिम्प कर दो, 1% भी स्पार्किंग की संभावना नहीं होगी। सवाल नंबर 25वां दोस्तों, ट्रांसफॉर्मर 2 है और उनको पैरेलल में जोड़ना है, शर्त कौन सी ज़रूरी है। दिए गए 4 ऑप्शन को अगर देखते हैं तो एक ही उत्तर सही है। कौन सा है भाई? यस, फेज सीक्वेंस एक समान होना चाहिए, है ना। बिल्कुल सही उत्तर है सी आपका। चलिए दोस्तों, यही आज 25 क्वेश्चन करेंगे। बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। जितने भी जुड़े उन सभी को, दोस्तों को शेयर ज़रूर करना, लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताना क्लास आपको कैसी लगी। ये जो कमेंट्स अभी चल रहे हैं ये तो लाइव के दौरान चले जाते हैं, बाद में जब वीडियो कंप्लीट होता है तो लाइक करें, शेयर करना है, ऐप डाउनलोड कर लो, फॉरवर्ड कर दीजिए जितना इसे कर सकते हैं।